हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स जेरी प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड सितंबर 22। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब इंडियन कैंसर जीनोम एटलस नाम की एक फाउंडेशन है, उसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि मल्टी ओमिक्स का मतलब क्या होता है। मल्टी ओमिक्स का मतलब हो गया कि डिफरेंट फील्ड से डेटा को इंटीग्रेट करना। ठीक है, अब जैसे एक होती है हमारी जीनोमिक्स, जीनोमिक्स। अब देखो इसमें ओमिक्स लिखा है ना, जीनोमिक्स हो गया। फिर एक होता है एपाई जीनोमिक्स। जीनोमिक्स में क्या होता है, हम जीनोम की स्टडी करते हैं। एपाई जीनोमिक्स में हम क्या करते हैं, हम डीएनए और डीएनए की मॉडिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। एक होता है प्रोटियोमिक्स। ठीक है, तो इन्हीं सब का डेटा जो है वो अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीओमिक्स। ठीक है, और यही अगर कैंसर की फील्ड का हो सारा डेटा तो उसको बोलेंगे कैंसर मल्टीओमिक्स डेटा। और अब इसी का एक पोर्टल बना दिया गया है। अभी तो ये पोर्टल जो है ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स का डेटा जो है वो अपलोड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसमें बेसिकली डीएनए, आरएनए, प्रोटीन प्रोफाइल वगैरह दी जाएगी। अब ये जो है ये कैंसर के बेटर डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि पहले हम जो कैंसर के लिए डेटा यूज़ करते थे या फिर जो स्टैंडर्ड्स हम रेफ़र करते थे वो बेसिकली फॉरेन थे, जैसे यूके बेस्ड था या फिर यूएसए बेस्ड था, जो कि वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से बना हुआ है। अब इंडियन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, तो ये एटलस जो है हमें इस तरीके से भी हेल्प करेगा कि हम इंडियन बेस्ड एक स्टैंडर्ड बना सकेंगे। ठीक, जो कि हेल्प करेगा हमारे कैंसर डायग्नोसिस में। अब ये जो डेटा है ये इवन एक्सेसिबल होगा फॉर रिसर्च। इंडिजिनस रिसर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल कम्युनिटी को भी ये एक्सेसिबल है। अब इसके लिए गाइडलाइंस क्या बनी हुई है, इसके लिए जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं कि कोई भी रिसर्च के डेटा को शेयर करने के लिए, उसका नाम है प्राइड गाइडलाइन। ठीक है, अब प्राइड गाइडलाइन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आईबीडीसी को। ये क्या है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। अब ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रखा है? ये हो रखा है हमारा फरीदाबाद में। फरीदाबाद में सेटअप हो रखा है। कहाँ पे? रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब इसे सेटअप क्यों किया गया था कि जो भी फिजिकल साइंसेज हैं, फिजिकल साइंसेज का मतलब हो गया जो लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करती हैं या लिविंग प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करती हैं, उसका जो भी डेटा होगा वो कोलेट होके यहीं पे आएगा। ठीक, आईबीडीसी में। अब प्राइड को इसलिए बनाया गया था कि बाकी जितने भी डेटा सेंटर्स हैं उनको इससे ब्रिज कर दिया जाए या लिंक कर दिया जाए। ठीक, तो इसके लिए प्राइड गाइडलाइंस बनी थी हमारी। अब जब दोनों ये लिंक हो जाएंगे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बायो ग्रिड। अब देखो, प्राइड गाइडलाइंस जो थी ये इवन ये भी बात करती हैं कि कैसे हम एथिकल शेयरिंग कर सकते हैं डेटा की विद द ग्लोबल कम्युनिटी। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल में मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो हमने बायोग्रेड समझ लिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईबीडीसी समझ लेना है, और जिनोम एटलस तो मैंने बता ही दिया। वैसे भी देखो एटलस क्या होता है, बेसिकली ये क्या करेगा, कैंसर के बारे में सारा डेटा रखेगा कि कैसी स्टेजेस वगैरह होती हैं, जिससे बेटर डायग्नोसिस और रिसर्च हो सकता है। ठीक है, अब जो इसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है? उसका नाम भी यही है, इंडियन कैंसर जीनोम एटलस फाउंडेशन। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट फिलॉन्थ्रोपिक पार्टनरशिप है। अब ये वाला जो आर्टिकल है ईमू वाला, ये बेसिकली द हिंदू में आया था कल संडे वाले में, और मैंने सोचा था कि मैं भी कल हिंदू पढ़ाऊँगा, बट हुआ क्या कि कल मेरे वाजीराम पॉइंटर्स ही नहीं बन पाए, और ओवर द टाइम इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इवन अभी देखो मैं 4:30 बजे से बैठा हुआ हूँ वाजीराम पॉइंटर्स बनाने में, और ऑलमोस्ट 6:20 हो गया। तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि वाजीराम पॉइंटर्स में कंसिस्टेंसी बनाए रखूँ, क्योंकि 3 आर्टिकल जो मैं कल द हिंदू में मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे पढ़ाने के लिए, वो वाजीराम पॉइंटर्स में ही आ गए हैं। ठीक, तो कंसिस्टेंसी वाजीराम पॉइंटर्स में बनाते हैं, और एक्सप्लेन सेक्शन में थोड़ा कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा इन दोनों में। बाकी डाउन टू अर्थ का तो मैंने सोचा है कि उसको वीकली बनाया जा सकता है। द हिंदू थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, देखते हैं फिर भी। अब देखो, ईमो हो गई, ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गई, रिया हो गया, और हमारा पेंगुइन हो गया। ये सब जो हैं ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। अब फ्लाइटलेस बर्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसी बर्ड जो पहले मतलब बहुत टाइम पहले केपेबल थी फ्लाई करने के लिए, बट अब वो फ्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक, मतलब उनके एंसेस्टर्स वगैरह जो थे वो केपेबल थे फ्लाई करने के लिए, लेकिन अब वो फ्लाई नहीं कर सकती। ऐसी बर्ड्स को बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स। अब ईमू और हमारी जो ऑस्ट्रिच होती है, इनके पास होते हैं वेस्टिजियल विंग्स। वेस्टिजियल विंग्स का मतलब क्या होता है? अब वेस्टिजियल विंग्स या वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे विंग्स या ऑर्गन्स जो
एंसेस्ट्रली यूज़फुल थे हमारे लिए, बट ओवर द टाइम क्या हुआ कि उनका पर्पज़ जो है वो ख़त्म हो गया और अब वो यूज़ नहीं होते हैं, बट वो बॉडी में प्रेजेंट जरूर होते हैं। ठीक, अब इनके पास भी विंग्स होते हैं, 7-8 इंच के होते हैं विंग्स। ठीक, तो उससे क्या फ्लाई करेगी। अब आते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल पे। अब रिसर्चर्स ने बेसिकली इनके विंग्स के जो रिडक्शन हुआ था उसकी बोन में, और उसमें जो एसिमेट्री एग्जिस्ट करती है उसके बारे में कुछ रिसर्च वगैरह की है। तो ये तो हमसे नहीं पूछने वाला है कोई, हमसे ज़्यादा पूछेंगे तो इस बर्ड के बारे में वगैरह पूछेंगे। ठीक है, तो देखो ये सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड है। लार्जेस्ट कौन है हमारी, ऑस्ट्रिच। और एक चीज़ तुम्हें और याद रखनी है कि ये जो हमारा ईमू होता है और हमारा जो कंगारू होता है, दोनों हमारे देखो मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो मिलते ही हैं, ये बैकवर्ड्स नहीं चल सकते हैं। ठीक, ये फीचर याद रखना है तुम्हें। और ईमू हो गई हमारी सेकेंड लार्जेस्ट लिविंग बर्ड। ठीक, और ये काफ़ी हैवी होती है। अब देखो विंग्स इतने छोटे 7-8 इंच के विंग्स हैं और इनकी बॉडी बहुत हैवी है, तो कहाँ से फ्लाई करेंगे। ठीक, और उसके अलावा क्या दे रखा है इसमें, लाइफ स्पैन जो है इनका 5 से 10 साल है। ये ओमनीवोरस होते हैं और इवन ये स्विम भी कर सकते हैं, स्विमर्स भी अच्छे होते हैं। ठीक है, IUCN स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इवन कोस्टल रीजन से लेके जो स्नोई माउंटेन होता है वहाँ तक मिलते हैं। अब जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने लॉन्च किया है फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल। अब क्या होता था कि जो भी फूड हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था, अगर वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता था तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। और ऑलमोस्ट 1500 फूड आइटम्स ऐसे थे जिन्हें पिछले साल रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब ये पोर्टल क्या करेगा, इसका एक डेटाबेस बना के रखेगा और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर देगा, जिससे अदर फूड अथॉरिटीज़ जो हैं उनको पता चल जाए कि यार ये जो फूड है ये डिफेक्टिव हो चुका है एंड ये स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है, तो इसको हमें डिस्कार्ड करना है। ठीक है, अभी पोर्टल लॉन्च कहाँ किया गया, ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट में। ये इसका सेकेंड एडिशन था जिसको फसेन ने ऑर्गेनाइज कराया था, और पहला जो हुआ था ये 2023 में हुआ था, ये भी न्यू दिल्ली में ही हुआ था। और इस इवेंट में अदर कंट्रीज़ के फूड रेगुलेटर्स भी आए हुए थे। अब इसके अलावा हम फसे के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के, और ये आती किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है। तो ये याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का पार्ट है। ये क्या करती है, ये स्टैंडर्ड्स ले करती है, इवन गाइडलाइंस भी इशू करती है, और कोई भी अगर फूड सेल कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है उसको इससे लाइसेंस लेना पड़ता है। ऑल्सो ये एक्रीडेट करती है किसको, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज को। ठीक है, तो पहले इसको मैप से देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। अब जो हमारा पल्लीकरनई मार्शलैंड है ये बेसिकली एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है, और ये एक रामसार साइट भी है। ठीक, और तमिलनाडु में टोटल रामसार साइट कितनी है, 18। ठीक, हाईएस्ट इन इंडिया। और ये क्या हो गया, हमारा एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है, और ये ड्रेन कहाँ करता है, ये ड्रेन करता है हमारे बे ऑफ बंगाल में, और ये साउथ ऑफ चेन्नई लाई करता है। तो ये चेन्नई को फ्लड से भी प्रोटेक्ट करता है, तो ये काम करता है एज एन एक्वेटिक बफर। ठीक है, तो एक बार तमिलनाडु की सारी रामसार साइट्स देख लेते हैं। अब देखो ये जो है, जो अभी हमने पढ़ा पल्लीकरनई रिजर्व फॉरेस्ट जो पढ़ा, ये है हमारा पहला। ठीक है, दूसरी जो है वो हमारी करी, ये यहाँ पे करी किली बर्ड सेंचुरी है। और तीसरा जो है इसका नाम है वेदान थंगल बर्ड सेंचुरी, वेदान थंगल बर्ड सेंचुरी। और चौथा जो है ये है काजू वैली बर्ड सेंचुरी। और पांचवा जो है इसका नाम है पिचावरम मैंग्रोव्स, पिचावरम मैंग्रोव्स। ठीक, ये देखो तुम्हें ध्यान रहना है, बिल्कुल कोस्टल है। ठीक है, ये भी ध्यान देते चलना है। और सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ का नाम है हमारा कैरावेती बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और जो सेवेंथ हो गया ये हमारा हो गया वदावूर बर्ड सेंचुरी। एट्थ हो गया हमारा उदय मार्थांडपुरम बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और 9 जो हो गया ये पॉइंट कैलीमीर, ये भी देखो कोस्टल है पूरी, पॉइंट कैलीमीर बर्ड सेंचुरी। ठीक, उसके अलावा 10th जो है हमारी, इसका नाम है कंजीरान कुलम बर्ड सेंचुरी। याद करते चलना है, ठीक है, ये सब याद करना है। 11 जो है ये है चित्रान गुदी बर्ड सेंचुरी। ठीक, और ये देखो डुगोंग बनी हुई है यहाँ पे, ये है हमारी
गल्फ ऑफ मन्नार बर्ड सेंचुरी। डुगोंग क्या होती है? हर्बीवोरस होता है, एक्वेटिक एनिमल है, ये वल्नरेबल स्टेटस है इसका, ठीक है, IUCN। उसके बाद जो 13th है, ये हम इसका नाम क्या है? इसका नाम है कून थान कुलम बर्ड सेंचुरी, ठीक। और जो ये 14th है, इसका नाम है हमारा सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, ठीक है। और 15th का हमारा क्या नाम है? वेम्बनूर, ठीक। अब देखो इस मैप से ये भी क्लियर हो रहा है कि जो 14th है ये हमारी सदर्न मोस्ट है, मतलब सुचिंद्रम थेरूर जो है ये बेसिकली हमारा सदर्न मोस्ट हो गया, तो ये भी ध्यान रखना है। अब बचे हैं सिर्फ हमारे ये 3 इस साइड वाले, तो बाकी सब देखो, बाकी सब जो हैं हमारे ऑलमोस्ट कोस्टल लाइन पे लाई कर रहे थे। 3 जो हैं इधर नीलगिरी के साइड पे लाई करते हैं। तो जो 16th देखो, ये है हमारा लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक। और 17th जो है ये हमारा है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, ठीक। और जो 18th हो गया इसका नाम क्या है? वेलोर बर्ड सेंचुरी। यही दोनों जो थे हमारे ये लेटेस्ट ऐड हुए हैं, ठीक। 17th और 18th अगस्त में मैंने ये करंट अफेयर्स में बताया भी था, ठीक है। आज हमने एक साथ ही पूरा तमिलनाडु कवर कर लिया, सब याद रखना है ये सब। और देखो अगर तुम्हें नोट्स में लिखना होगा ये, तो क्या करूँगा मैं, इसकी इमेज जो है वो शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो तिरुपति बालाजी टेम्पल जो है ये लोकेटेड है हमारा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक है हमारी तिरुमला हिल्स, ये याद रहे ना रहे तुम्हें ये याद रखना है कि ये किसका पार्ट है? शेषाचलम रेंज का पार्ट है, शेषाचलम रेंज, ठीक। तो ये याद रखना है, शेषाचलम जो है ये है कहाँ पे? हमारा आंध्र प्रदेश में, ठीक। अब इसके अंदर डीटी कौन है? डीटी है हमारे लॉर्ड श्री वेंकटेश्वर, जो कि किसके इनकारनेशन है? विष्णु के, ठीक। अब यहाँ पे एक लड्डू है जिसको मिला हुआ है GI टैग, ठीक, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला हुआ है, तिरुपति लड्डू बोलते हैं। अब हुआ क्या कि यहाँ के एक पॉलिटिकल फिगर हैं, उन्होंने बोल दिया कि इस लड्डू में जो घी यूज़ हो रहा है उसमें एनिमल फैट है, ठीक। तो इसलिए कंट्रोवर्सी अराइज हो गई। अब देखो ये सिमिलरली लग रहा होगा तुम्हें 1857 के रिवोल्ट के जैसे, वहाँ पे भी बोल दिया गया था कि बुलेट वगैरह जो है वो एनिमल फैट से बन रही है, ठीक है। बाकी अगर इस टेम्पल का तुम ओरिजिन ट्रेस करोगे तो ये 300 AD में बनना शुरू हुआ था ऑलमोस्ट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके साथ जो डायनेस्टी जुड़ेगी वो होगी पल्लव। उसके बाद चोला डायनेस्टी ने इसमें रोल प्ले किया था और विजयनगर अम्पायर ने रोल प्ले किया था, ठीक। तो जब विजयनगर अम्पायर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें ध्यान देना है कि इसमें किस रूलर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। अब देखो अगर ये तीनों मैं पढ़ाने पे आ जाऊँ तो ये ऑलमोस्ट आधा हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक। हम बिल्कुल एंशियंट से मेडिवल हिस्ट्री में पहुँच जाएंगे आधा, तब ये एग्जैक्टली बता पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस मैंने लिंकेज बता दिया। बाकी तुम्हें रामानुजा का भी ध्यान देना है कि रोल प्ले किया था इसके रिवाइविंग में, ठीक है। ये सेंट जो थे ये हमारे 12th सेंचुरी के थे, तो जब तुम भक्ति मूवमेंट पढ़ रहे होगे तब तुम्हें इनका भी रोल यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ काम का नहीं है। हाँ एक चीज़ और है कि देखो आनंद निलायम करके जो है ये बेसिकली जिसमें हमारी डीटी हैं उनके ऊपर जो ये टावर है वो गोल्ड का है, उसी टावर को ये बोलते हैं आनंद निलायम, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना है। डायरेक्ट मैप से डिस्कस करते हैं इसे। अब फॉकलैंड आइलैंड न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसर्चर्स ने पाया है कि अभी इस आइलैंड पे जो है ग्रासलैंड वगैरह मिलता है, लेकिन पहले ये एक रेन फॉरेस्ट था, जैसा कि हमारा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वैसा। अब कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अब इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल जो है स्टैनली इसकी कैपिटल है। और देखो ये 2 आइलैंड का मिलकर बना हुआ है, एक ये है और एक ये है, ठीक। और ये किसकी ओवरसीज टेरिटरी है? ये ओवरसीज टेरिटरी है हमारी यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। बट इसे क्लेम कौन करता है? अर्जेंटीना क्लेम करता है। अब देखो उसके अलावा कुछ काम का नहीं है इसमें, बस इसको मलवीना आइलैंड बोलते हैं, ये भी जान लो। बाकी देखो टेम्परेट रीजन में लाई करेगा तो टेम्परेट क्लाइमेट होगा ही, बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है। अब देखो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, बट एक बार और बता ही देता हूँ। अब देखो सेबी जो है इसने अलाउ कर दिया है म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को कि वो सेल कर सकती हैं अब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। तो होता क्या है कि देखो कि जो लोग भी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब कंपनीज वगैरह के बॉन्ड में, वो थोड़ा रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट से हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है थर्ड कंपनी आ जाएगी कोई। अब ये थर्ड कंपनी क्या है जो कि ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप जो है वो सेल कर रही है। वो क्या कहती है कि जो भी लॉसेस तुम्हारे इस बॉन्ड में होंगे उस पर जितना भी आपको लॉस होगा वो हम देंगे, अगर लॉस हुआ तो, ठीक है। लेकिन अब ये फ्री में तो ये काम करेंगे नहीं, तो ये भी प्रीमियम चार्ज करते हैं उसके लिए। प्रीमियम मतलब कुछ पैसे चार्ज करते हैं टू प्रोवाइड दिस सर्विस। बस बेसिकली समझ लो एक इंश्योरेंस की तरह है, ठीक।
अब इनको फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, इनकी वैल्यू इस बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए इनको फाइनेंशियल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लोग इसे स्पेकुलेशन और हेजिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, अब इंडिया और ब्राज़ील जो है ये कोलैबोरेट करने वाले किसमें? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे। ऑलरेडी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बस इतना जान लो कि इससे क्या होता है, CO2 का एमिशंस कम हो जाते हैं। और इनको सस्टेनेबल क्यों बुलाते हैं? बिकॉज मेनली जो ये बनता है वो नॉन फूड आइटम से बनता है। ठीक, इसलिए इसको सस्टेनेबल बोलते हैं। ऑलमोस्ट 80% तक जो CO2 एमिशंस होते हैं वो कम हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू पेट्रोलियम बेस्ड जो हमारा एविएशन फ्यूल होता है। ठीक है, एविएशन का मतलब समझिएगा ना, जो फ्लाइट्स वगैरह में यूज़ होता है। ठीक, अब इसका प्रोडक्शन वगैरह किस चीज़ से होता है? रिन्यूएबल बायोमास होता है या फिर वेस्ट रिसोर्सेज से। एग्जांपल कैसे हो गया? जैसे मान लो हमारा वेस्ट ऑयल हो गया, ग्रीन एंड म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, नॉन फूड क्रॉप्स हो गई। ठीक है, अब देखो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है बैंक्स को और अदर जो ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे बैंक भी तो एक क्रेडिटर है, दूसरों को लोन देता है, तो इनको बोला है कि थोड़ा मॉनिटर करें और ओवरसाइट रखें जो केसेस चल रहे हैं इन डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है और ये आती किसका एक्ट के अंदर है? रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसका खुद का एक एक्ट है, तो ये क्या हो गई? एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। ठीक, अब केसेस कैसे हैंडल करती है बेसिकली? तो प्राइमरली जो है ये केसेस डेट रिकवरी के देखती है, जिसमें बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और अमाउंट कितना होना चाहिए? कम से कम 20 लाख से ऊपर होना चाहिए। और तुम इकोनॉमी में एक एक्ट पढ़ोगे, सरफेसी एक्ट। ठीक है, तो उसके अंदर भी DRT जो है ये रूलिंग पास कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो सिक्योर्ड डेट्स के केसेस हों। सिक्योर्ड डेट्स का मतलब क्या हो गया? कि ऐसी डेट जो कि बैक्ड बाई एन एसेट है। जैसे मान लो कि तुमने कोई लोन लिया है, वो किसी घर के ऊपर लिया है, तो ठीक, तो हाउस क्या हो गया? हमारा एसेट हो गया। तो ये जो हमारा लोन हो गया ये हो गया सिक्योर डेट। तो ऐसे केसेस में जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बैंक्स हैं, वो सरफेसी एक्ट के अंदर भी जाके ये जो हाउस था उसको लिक्विडेट करके अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोसेस आता है ये आता है सरफेसी एक्ट के अंदर। ठीक है, बाकी इसमें आर्टिकल में कुछ जानने लायक है नहीं। ठीक है, ऑलरेडी जो भी है मैंने बता रखा है। और इसके केसेस जो होते हैं, जो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के केसेस होते हैं, इसकी अपील किसके पास जाती है? डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हैं USA टू टेक पार्ट इन द क्वाड मीटिंग में। तो क्वाड ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं।